दोस्तों नमस्कार। क्या इस लड़ाई में हर घर को शामिल किया जा सकता है? क्या इस लड़ाई में हर घर की हर महिलाओं को शरीक किया जा सकता है? क्या ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर लड़ी जा सकती है? क्या इस देश के भीतर में किसी भी चुनाव के वक्त बिना वोट मांगे सामने वाले को हराने के मंसूबे पाले जा सकते हैं? ये सवाल राजनीतिक जमीन को बचाने या राजनीतिक जमीन बनाने का नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर के समाज में जो सवाल दिल्ली में उठते रहे और उन सवालों के आसरे पहली बार ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली, तो क्यों नहीं इस देश के घर घर से वो आवाज आने लगे जहां पर यह सवाल बड़ा हो जाए कि जो चुनी हुई सरकार है, जिसको उन्होंने खुद चुना है, अगर उसे जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाया गया है, तो अब सवाल इस देश में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का है और उनसे ये दुआ मांगनी होगी कि उनके अपने नेता जेल के बाहर आ जाएं। क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है? इस दौर में बीजेपी को निशाने पर नहीं लेना है, बल्कि जो छवि गढ़ी गई है इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की, निशाने पर गाहे बगाहे वो आ ही जाएंगे। और एकमात्र छवि ऐसी है जिसने इस देश के तमाम सूबों में बीजेपी की सत्ता को बनाया है। तो क्यों नहीं उस छवि पर सीधा हमला किया जाए और वो सामाजिक तौर पर हो? क्या वाकई ऐसी प्लानिंग दिल्ली में वोटरों के जरिए संभव है? इसका एक नजारा आज तब नजर आया जब बाकायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सामने आई और वह उसी कुर्सी पर बैठी थी जिस कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों को संबोधित करते थे या फिर उनका संबोधन होता था। वही कुर्सी, वही टेबल, पीछे वही भगत सिंह की तस्वीर, वही बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, वही भारत के तिरंगा पीछे में, और इन सब के बीच मुख्यमंत्री की पत्नी का यह ऐलान कि दरअसल आप ही के लिए आप ही ने अपने मुख्यमंत्री को चुना है और इस वक्त सरकार उनके पीछे पड़ी है, लेकिन वह लोहे के बने हैं। एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि अगर प्लानिंग इस दिशा में जा रही है जहां पर पहली बार सवाल ईडी या शराब नीति का नहीं होगा, पहली बार सवाल राजनीतिक तौर पर बीजेपी से दो दो हाथ करने का नहीं होगा, क्योंकि उसमें बीजेपी के प्रति भी प्रेम को दिखलाना और बतलाना है। यानी इस देश के भीतर में जिन्होंने भी मुफ्त की बिजली और पानी, और चाहे स्कूल बेहतरीन मिले, चाहे अस्पताल बेहतरीन मिले, कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और वह होते होते 26 तारीख तक 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री का घर। वहां पर भी 26 तारीख को प्रदर्शन होना है। इस बार होली नहीं मनेगी। राजनीतिक तौर पर इस प्लानिंग के कोई मायने नहीं है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आपको सिर्फ हुड़दंग देखने को मिलेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए जो संदेश लोगों के सामने दिया, उसमें 4 ही पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं जो इस प्लानिंग का हिस्सा है। उस पे आए उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि इस दौर में कांग्रेस और राहुल गांधी की यात्रा ने इस राजनीति को एक पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा इस देश के भीतर लगातार, चाहे वो गाड़ी से घूमे चाहे पैदल घूमे, लेकिन कहीं भी वोट नहीं मांगा। वो राजनीतिक तौर पर इस देश में लोगों को लगातार जानकारी देते रहे कि मीडिया कैसे उनके खिलाफ है या उनकी बात को नहीं रखने देता है, इस देश के भीतर में तमाम जांच एजेंसियां कैसे सरकार के लिए काम करती है। और इन परिस्थिति को लेकर मोदी सरकार पर वो लगातार हमला कॉरपोरेट के आश्रय, अडानी के जरिए पैसे का जिस तरीके से निजीकरण को दिया जा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ उन्होंने इस दौर में खुले तौर पर रखा, लेकिन वोट नहीं मांगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें चेहरा कोई नहीं है, जिसमें जनता ही चेहरे के तौर पर उभर आए और उसके सामने एक ही सवाल हो, क्या उनके द्वारा चुनी गई सरकारों को जो सरकार ध्वस्त करती है, गिरा देती है, जेल में बंद कर देती है, जांच एजेंसियां काम करने लगती है, ये आवाज अगर घरों से निकलने लगे तो क्या होगा? इस समाज के भीतर ईडी अधिकारियों के परिवार भी रहते हैं, दिल्ली पुलिस के परिवार भी रहते हैं, वो तमाम नौकरशाही के परिवार भी इसी समाज के भीतर रहते हैं।
क्या यह संभव है कि अगले 30 दिनों के भीतर एक ऐसी राजनीति देश के अलग अलग जगहों पर और जिसका केंद्र दिल्ली हो, यह नजर आने लगे कि तमाम परिवार, महिलाएं एक साथ इन बातों का जिक्र करने लगे? और चूंकि इससे पहले कांग्रेस अपनी राजनीति को साधते साधते हर हाल में केजरीवाल को साथ लेकर आई, ये जानते समझते हुए कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को हड़पने के लिए ही केजरीवाल को किस रूप में किसने खड़ा किया, लेकिन बावजूद इसके ये दौर बिल्कुल अलग है। इसे प्लान के मद्देनजर जरा समझें, उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आज की जरूर देखनी चाहिए, जो कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी जब सामने आई तो उन्होंने जिन 4 बातों का जिक्र किया, उसमें पहली महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि बीजेपी से कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, उनसे प्रेम भाव ही रखेंगे। दूसरी स्थिति थी, अब वक्त आ गया है कि भगवान से कहें, मंदिर में जाके माथा टेकें, हाथ जोड़ें और उनसे गुहार लगाएं कि अरविंद केजरीवाल सही सलामत वापस बाहर आ जाए। और तीसरी परिस्थिति थी जो राहत, रियायत, सुविधा रेवड़ी के तौर पर ही सही, जो 1000 रुपए देने का जिक्र 18 बरस से ज्यादा उम्र की हर महिलाओं को किया गया है, वो सब कुछ उन्हें मिलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और चौथी चीज थी कि अपने कार्यकर्ताओं के आश्रय किसी भी तरीके से वो हर काम होता रहेगा जो उनकी मौजूदगी में होता था, यानी सरकार चलती रहेगी। राजनीतिक तौर की ये लड़ाई नहीं है, इसको सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और उसी के हिसाब से इस देश की जनता को खड़ा होना होगा। तो पहले एक तस्वीर, मुख्यमंत्री की पत्नी जब आज सामने आई तो उन्होंने क्या कहा, उसका छोटा सा हिस्सा देखिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। आप कह सकते हैं इस बात का असर राजनीतिक तौर पर नहीं होगा, और यह सच भी है कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री की पत्नी सामने नहीं आई, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है, जिन बातों का वो जिक्र कर रही है वो परिवार और घरों के भीतर चलता चला जाए और इस देश के भीतर में 1 to 1 की स्थिति आ जाए, यानी जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट या एनडीए का कैंडिडेट है, उसके सामने विपक्ष का एक ही कैंडिडेट रहेगा। और ध्यान दीजिए तो तमाम राज्यों में जो पहल इस दौर में मोदी सरकार के जरिए हुई है, वो चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना का तोड़ना हो, चाहे एनसीपी को तोड़ना हो, चाहे बिहार में एक झटके में नीतीश कुमार को साथ ले आना हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचा देना हो, और चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल के पीछे पहुंचा देने की स्थिति में हो, चाहे इस देश के भीतर में तमाम वो राज्य जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर गवर्नर की भूमिका बड़ी होती जा रही हो। इस दौर में देखिए तो महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, बिहार और तेलंगाना में भी तो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी जेल में ही है, के कविता। और उसके साथ अगर देखिए तो पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, पता नहीं किस दिन उनको जेल जाना पड़ जाए, तो राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में वह भी इस दौर में फंसे हुए हैं। लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन प्लानिंग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द है, जिसमें लोगों की भूमिका पहली बार है कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम जिसे चुनते हैं, अगर आप उसको धराशायी करते हैं, उसकी सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, तो फिर हमें यह संदेश सामाजिक तौर पर ही देना होगा और उसमें आस्था भी आएगी और उसमें इस देश की गवर्नेंस का सवाल भी उठेगा। और शायद यही वो वजह है जिसमें आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दिल्ली के भीतर उनके कार्यकर्ताओं के जरिए, और चाहे वो डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो जो बंटने के बाद बची हुई है, और चाहे बिहार का हिस्सा हो, चाहे झारखंड का हिस्सा हो, ये सवाल लगातार किस तरीके से सामाजिक तौर पर रेंगने लग जाए कि हाँ, ये स्थिति भारत की राजनीति के अनुकूल है या नहीं है। और यहीं पर सवाल उस छवि का आता है जिस छवि के आश्रय इस दौर में बीजेपी हर जगह मौजूद है और वो 400 पार के नारे लगाने से चूक नहीं रही है। तब सवाल अगला ये आएगा, क्या वाकई राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस देश की जनता को खड़ा किया जाए, वोट कहीं नहीं मांगे जाएं, चुनावी जीत का जिक्र कहीं नहीं हो, बल्कि नारों की शक्ल में इस अंदाज को पेश किया जाए कि आखिर
राजा घबराया हुआ क्यों है? मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरा एक ही गाल, केजरीवाल केजरीवाल। 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 मोदी तेरी हिटलरशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। अगर ध्यान दीजिए तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर है तो कांग्रेस के लोग भी सड़क पर हैं और वो इन बात को समझ रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को बचाना भी है और राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में एक विपक्ष की नई राजनीति को खड़ा भी करना है। और यही वजह रही कि खुद राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत की। यही वो वजह रही जहां पर उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि वह उनके परिवार से जाकर मुलाकात करें। यही वो वजह रही जहां पर कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद तुरंत सड़क पर नजर आ गए। और यही वो बात रही जहां पर एक झटके में एक टेलीफोन कॉल के साथ ही, और टेलीफोन कॉल जैसे ही गया इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उनका कोई ना कोई नुमाइंदा कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पहुंच गया, जहां इस बात की जानकारी दी गई कि दरअसल संविधान की जो मूल ढांचा है उसी को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए चुनाव आयोग को संविधान के मूल ढांचे को बचाने की दिशा में पहल करनी होगी। तो राजनीतिक तौर पर लड़ाई का एक चेहरा, सामाजिक तौर पर लड़ाई का दूसरा चेहरा, और इन सारी परिस्थितियों में सामाजिक बहिष्कार की स्थिति अगर दिल्ली जैसी जगहों पर, अगर याद कीजिए तो दिल्ली पुलिस के भीतर का जो आक्रोश था एक वक्त जब सड़क पर फूटा था, तो उस समय उनके परिवार के लोग क्या कह रहे थे। और सवाल यही है कि समूची नौकरशाही दिल्ली में बैठी है, इनका कोई अलग समाज नहीं है, और उस समाज के भीतर अगर प्लानिंग के साथ घर घर पहुंचकर अब आम आदमी पार्टी इस मैसेज को कन्वे करने की दिशा में बढ़ने को तैयार है कि अगर हर परिवार से महिलाएं नहीं निकली तो जो स्थिति इस देश के भीतर में अभी चुनी हुई राजनीतिक सत्ता को बेदखल करने की नजर आ रही है और जिस तरीके से सारी पूंजी कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, उस पर रोक लगाना तो मुश्किल होगा। आने वाले वक्त में आप गुहार कहां पर लगाइएगा, शायद यह सोच पाना और कह पाना भी मुश्किल होगा। और शायद इसीलिए अगर आप एक पूरी लकीर को राजनीतिक तौर पर परखें तो सबसे ज्यादा स्टेक कांग्रेस का लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और हाईकोर्ट ने भी उस पर कोई रियायत नहीं दी। तो कांग्रेस राजनीतिक तौर पर इस देश में सीधी टक्कर देने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, गुजरात, इन तमाम जगहों पर उसको अकेले अपने बूते बीजेपी से दो दो हाथ करने हैं। और दूसरी तरफ जो गठबंधन शासित राज्यों है, वहां के हर गठबंधन को डिस्टर्ब इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने किया है, चाहे वो दिल्ली हो, वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का सवाल आ रहा हो जहां पर मायावती हाशिए पर ढकेल दी गई। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप स्टालिन का जिक्र भी कर लीजिए। हर राज्य के गठबंधन साथियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने बार बार की है। और अब यह सवाल है कि आप अकेले अपने बूते सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर आपको कहीं तोड़ा गया, कहीं आपको अलग रास्ते पर ले जाया गया, कहीं जांच एजेंसियों के आश्रय आपको डराया गया। सिर्फ एक ही आश्रय हो सकता है कि इस देश के भीतर में पहली बार विपक्ष का कोई चेहरा नहीं हो। विपक्ष की मौजूदगी है, लेकिन वो मौजूदगी उस छवि से टकराने के लिए है जिस छवि ने इस दौर में अपनी ताकत को इतना बड़ा कर लिया है कि उसके बाद उसके सामने कोई दूसरी छवि टिक नहीं सकती है। और केजरीवाल अपनी राजनीतिक परिस्थिति और सीमाओं को समझते हुए अब उन्हीं वोटरों को एक राजनीतिक कैडर के तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव और उससे निकलने वाली राजनीति के आश्रय वह एक ऐसी सियासत साधने की दिशा में बढ़ चुके हैं जहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आज अगर दिल्ली है तो कल पंजाब है, जो महाराष्ट्र में हो चुका है वो आने वाले वक्त में किसी भी राज्य में होगा। और इसको खुले तौर पर इजहार करने की परिस्थिति में अब पंजाब के मुख्यमंत्री को भी निकल कर आना पड़ा और उन्हें हर वो बात बतानी है कि कैसे अलग अलग राज्यों में, यानी अपनी लड़ाई अपने तक सीमित नहीं रखनी है, वो दूसरे राज्यों की मुश्किल हालातों को अब सामने लेकर आना है। यानी हर विपक्ष का राजनीतिक दल अपनी लड़ाई को ना लड़ते हुए सामने वाले के मुश्किल हालातों से खुद को जोड़ लेगा अगर, तो वोटों का जो ट्रांसफर है वो इतना खुले तौर पर होने लगेगा। क्योंकि अगर 23 करोड़ वोट 2019 में बीजेपी को मिले तो ये पूरी विपक्ष की एकजुटता अगर उसकी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स एक साथ नजर आने लगेगी तो यह वोट की तादाद 2019 में भी 25 करोड़ पार कर जाती है। और यही स्थिति 2024 के चुनाव को लेकर है। क्या 1 to 1 की स्थिति इस देश के भीतर में न चाहते हुए भी बनने लगी है। जब यह बात हो रही थी कि हर कोई बिखर रहा है, बावजूद इसके 1 to 1 की स्थिति में चीजें आकर खड़ी हो गई है। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ध्यान दीजिए तो कल तक भगवंत मान भी निकल कर आते थे तो जिक्र दिल्ली और पंजाब का करते थे, लेकिन आज सुनिए जरा। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा। दरअसल इस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिए और जरा समझिए, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो गढ़ी गई और जिस राजनीति को वो साध रहे हैं उसमें समूचा विपक्ष कोई मायने ना रखे, यानी वह इरेलीवेंट हो जाए। कुछ इस दिशा में चीजें इस दौर में बढ़ चुकी है और जो भी पुराना राजनीतिक है वो लगातार अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दौर में राजनीति कमाई का अड्डा रहा और वो दौर लगातार चलता रहा। सवाल करप्शन का नहीं था बल्कि राजनीतिक तौर पर मुनाफा कैसे होगा और अगले चुनाव में कितनी पूंजी पास में होती चली जाएगी, इसी दिशा में पूरी राजनीति चलती चली गई। और ये कह सकते हैं कि इस देश नहीं बल्कि दुनिया भर में जब पूंजीवाद और खास तौर से भारत में जो बाजार की इकोनॉमी आई, उसने इस देश के भीतर में जो निष्पक्षता की भावना होती थी, जो सेंस ऑफ फेयरनेस कहते हैं, वो एक झटके में गायब हो गया। तो नैतिकता का बोध गायब हो गया। लेकिन अगर ध्यान दीजिए इस दौर में तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल उसी नैतिकता की लकीर पर चलना चाहते हैं या उस धागे को पकड़ना चाहते हैं जहां पर इस देश के भीतर में जो लोग उन्हें वोट देते हैं या वो जिनसे प्रभावित हैं, वह लोग सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस देश की स्थितियों को समझते हुए राजनीतिक निर्णय ले लें। यह शायद भारत की राजनीति में एक नया अध्याय है जो राजनीतिक तौर पर इस देश के लोगों को जागरूक कर दे और ये बताए कि उन्हें अब वोट मांगने और देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो स्ट्रक्चर आपके सामने उस स्ट्रक्चर के समानांतर आपको खड़े हो जाना है। क्या वाकई यह छवि टूट सकती है? और ध्यान दीजिए तो इसी चकाचौंध छवि को लगातार सुबह से लेकर रात तक मीडिया ने बनाया है कि किस तरीके से भारत विकसित हो जाएगा, किस तरीके से भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी, किस तरीके से भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ जर्मनी के डिप्लोमेट ने सवाल क्यों उठाया? दुनिया भर के अखबारों में भारत को लेकर एक डार्क डेमोक्रेसी के आईने तले क्यों चीजें देखी गई? आप कह सकते हैं कि नहीं, राजनीतिक तौर पर केजरीवाल की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोगों को, पश्चिमी देशों को खास तौर से बहुत अच्छी लगती है या उन्होंने अपनी जो छवि गढ़ी है उसमें पश्चिमी देशों का बड़ा योगदान है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की वो तमाम सभाएं जो अमेरिका में हुई या फिर ब्रिटेन में हुई या ऑस्ट्रेलिया में हुई, वहां पर कौन सी पूंजी लगी थी और किस तरीके से लगी थी, और राजनीतिक तौर पर जो इस देश के भीतर में मीडिया उनकी छवि को गढ़ रहा था वो क्या था? यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी, राहुल गांधी की पैदल यात्रा इस देश के भीतर में और इस देश के भीतर में सामाजिक मुद्दों का राजनीतिक तौर पर उठना
और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक तरफ कॉरपोरेट और दूसरी तरफ गरीबी, मुफलिसी और बेरोजगारी का आलम, ये शायद 2024 में भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बदलाव की दृष्टि में बढ़ते हुए कदम है, जो बिल्कुल एक नई दृष्टि दे रही है। और अब देखिए, हमने आपसे बोलना शुरू किया, शाम भी ढलने लगी, तो सियासत और सत्ता तो बहुत मौके पर इस देश के भीतर में हर किसी ने ढलते हुए देखा है। राजनीति के इस मिजाज में शायद मौजूदा वक्त की राजनीति, चाहे वो तेजस्वी यादव के जरिए हो, चाहे हेमंत सोरेन के आश्रय हो, चाहे अखिलेश यादव के आश्रय हो, चाहे उद्धव ठाकरे के आश्रय हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के आश्रय हो, चाहे वह राहुल गांधी के आश्रय हो, चाहे वो स्टालिन के आश्रय हो, अगर इस लकीर को पकड़िएगा तो एक सवाल आखिर में आपके जहन में जरूर होगा कि दरअसल ये मौजूदा वक्त की वह पीढ़ी है जो राजनीतिक तौर पर खुद को तैयार कर रही है, लेकिन उसके सामने इस देश में सामाजिक तौर पर जो समाज के भीतर लकीर खींचकर नफरत पैदा करने की कोशिशें होती रही और आर्थिक तौर पर कॉरपोरेट की रईसी तले इस देश में पर कैपिटा इनकम को छुपा लिया गया और गरीबी का आंकड़ा नीति आयोग के जरिए बिल्कुल अपने नई परिभाषा के तहत गढ़ दिया गया, शायद यह सब कुछ भूल भुलैया की गली तो नहीं है। भेदना इसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।